अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हुमायूं कामरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्स विदेश के। आज के इस अवेयरनेस और इंफॉर्मेशनल सेशन का हमारा टॉपिक है व्हाट आर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। हम इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे और हमने सोचा है कि हम ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बेसिक टॉपिक है, तो हम इसको भी दो पार्ट्स में करेंगे। आज उसका पार्ट वन है। इससे पहले हम दो सेशंस कर चुके हैं जो कि ग्रोथ डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंटल डिलेज पे थे। अगर आपने वो सेशन अटेंड नहीं किए तो हम रिकमेंड करेंगे कि वो ज़रूर आप देखें। हमारी तमाम प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। आप वहाँ से वो सेशंस भी देख सकते हैं। और इसके साथ ही हम ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, सो दैट हमें मिले मोटिवेशन और आपको मिले हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस फ़ौरन से पहले, क्योंकि आगे बहुत सी इंफॉर्मेशनल और हेल्पफुल वीडियोस और सेशंस हम ला रहे हैं। तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ। आज के सेशन में लाहौर से हमें एक स्पेशल गेस्ट ने ज्वाइन किया है जो कि हैं डॉक्टर कामिला सईद कुरैशी। सीनियर डेवलपमेंटल एंड बिहेवियरल पीडियाट्रिशियन है यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज लाहौर में, और इसके अलावा अला यार खान हॉस्पिटल लाहौर में भी अवेलेबल है। सो डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने इस सेशन के लिए टाइम निकाला एंड वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आपने इनवाइट किया, और मैं आपके पहले भी इंटरव्यूज डिफरेंट लोगों के साथ सुनती रहती हूँ, तो इट इज़ वेरी इंस्पायरिंग। और मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा काम है जो आप कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है पेरेंट्स के लिए स्पेशली जो है वो बहुत बड़ी हेल्प है। जो पेरेंट्स वरिड होते हैं इस बारे में कि किस प्रोफेशनल के पास जाएं और उन्हें किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, किन किन प्रोफेशनल से और किन किन इंस्टीट्यूट्स में जाना चाहिए। तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। तो इंशाल्लाह आई होप कि ये अच्छा रहेगा हमारा इंटरव्यू। जी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच जी फॉर द सेशन, काइंड वर्ड्स। रादर सेशन। और मैं डॉक्टर साहब आपका बहुत ही मुख्तसर सा तारुफ करवाया है। बहुत से लोग लाहौर में जो हैं वो आपको जानते भी हैं और कुछ ऐसे नए पेरेंट्स भी आते रहते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आप थोड़ा मज़ीद अपना तारुफ एजुकेशन वाइज, एक्सपर्टीज़ वाइज और जो जर्नी है आपकी प्रोफेशनल, उस पे थोड़ी-सी रोशनी डाल दें ताकि लोगों को भी ज़्यादा आसानी हो। जी थैंक यू वेरी मच। मैंने अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से अपना एमबीबीएस किया था, दैट वाज इन 1990। उसके बाद मेरा हाउस जॉब पीडियाट्रिक्स में ही था 1 ईयर का इन सर्विसेज हॉस्पिटल। लेटर ऑन फिर मैंने ज्वाइन कर लिया था चिल्ड्रन हॉस्पिटल इन 1994 पब्लिक सर्विस के थ्रू। और फिर मेरा जर्नी स्टार्ट हो गया इन पीडियाट्रिक्स। मेरा वैसे भी पैशन कह लें या शौक भी पीडियाट्रिक्स का ही ज्यादा था, दैट्स व्हाई आई जॉइंड देयर। फिर वहां पे सारी स्पेशलिटीज जिसमें न्यूनेटल, आईसीयू, इमरजेंसी, एवरी वार्ड और सब चीजों की रोटेशन जब हो गई मेरी, तो उसके बाद जो है somehow incidentally and fortunately I met प्रोफेसर शाजिया मकबूल थ्रू माय हस्बैंड। वो मेरे हस्बैंड की कुलीग हैं। और मतलब उसके बाद उनके साथ मेरा जर्नी स्टार्ट हो गया इन डेवलपमेंटल एंड बिहेवियर पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट इन चिल्ड्रन हॉस्पिटल। और फिर वो बहुत ही इन द स्टार्ट जाहिर है एक्सपीरियंस उतना नहीं होता बंदे को इस तरह के बच्चों के साथ काम करने का, लेकिन लेटर ऑन जो था वो अच्छा रहा, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लाइक मेंटोरशिप ऑफ मैडम शाजिया, और फिर डिफरेंट कोलीग्स, और फिर बहुत सारे और सीनियर्स हेल्पफुल हुए, और फिर हमने वो जर्नी स्टार्ट कर लिया। और उसमें फिर टू स्टार्ट विथ थोड़े लोग थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा स्टाफ और एवरीथिंग इट इंक्रीज इन चिल्ड्रन हॉस्पिटल। और मैंने जो अपना प्रोफेशनल अपने आप को जो इम्प्रूव किया, वो एक तो मेरी एक्सपर्टीज थी, क्लिनिकल एक्सपर्टीज जो विद एक्सपीरियंस आपकी होती जाती है। प्लस मैंने एमफिल इन पब्लिक हेल्थ किया फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। देन आई डिड एमएस इन स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी। और उस ड्यूरिंग में ही मैंने जो है वो अपनी सर्टिफिकेशन की ग्लोबल चाइल्ड हेल्थ में, और इन न्यूट्रिशन फ्रॉम बॉस्टन यूनिवर्सिटी। तो वो सब चीजें साथ साथ चलती रही, प्लस कॉन्फ्रेंसेज और वो सब जो कि हमारे पार्ट ऑफ ट्रेनिंग और एजुकेशन होता है, वो सब कंटिन्यूड रहा। और उसके बाद मैंने रिसर्च पेपर्स और रिसर्च वर्क भी किया साथ।
शामक का टूल डेवलप हुआ है अभी, उसमें हम सब ने विद द स्टार्ट कर दिया था, जो कि एक इंडिजिनस टूल है फॉर दिस किड्स, और जो एक डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग का टूल है। फिर एक मेरी रिसर्च थी नॉलेज एंड एटीट्यूड ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल टुवर्ड्स पर्सन विद डिसेबिलिटीज, वो एमफिल की रिसर्च का पार्ट था, क्योंकि मैं बहुत फिक्र करती थी और मुझे परेशानी होती थी कि बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स को नॉलेज और एक्सपर्टीज नहीं है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के साथ। इसलिए जो है वो भी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और उससे मेरा अपना नॉलेज बहुत इंक्रीज हुआ। फिर जो है एक हमने रिसर्च की विद डाउन सिंड्रोम चिल्ड्रन, के डाउन सिंड्रोम चिल्ड्रन में जब हम देखते हैं हाइपोथायराइडिज्म का रोल क्या है विद लैंग्वेज एंड कॉग्निशन, वो किया हमने। फिर उसके बाद जो है और डिफरेंट जो बीएस और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी की मैं थ्रू आउट उनको टीचिंग करती रही। उसमें उस ड्यूरिंग में जो स्टूडेंट वो तो काफी ज्यादा है, उनमें बहुत अच्छी इम्पैक्टफुल रिसर्चेस भी थी। तो ये सब चीजें, ये सिलसिला चलता रहा, तो वो अभी भी सिलसिला जारी है, और आई एम स्टिल वर्किंग ऑन सम न्यू रिसर्च प्रोजेक्ट्स। राइट जी, काफी वास्ट एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज इनहेंस होती रही वक्त के साथ साथ। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ डॉक्टर साहबा, और हम ये यहाँ से स्टार्ट करना चाहेंगे ये पूछ के कि हम सुनते हैं न्यूरो डाइवर्जेंट, न्यूरो डाइवर्सिटी, तो हमें बताइए कि ये न्यूरो डाइवर्सिटी है क्या? एक्चुअली न्यूरो डाइवर्सिटी और न्यूरो डाइवर्जेंट चिल्ड्रन ये बड़ा न्यूअर कॉन्सेप्ट है। ये वही कॉन्सेप्ट है जैसे आप समझ लें कि वेरिएबिलिटी इन सम न्यूरो डिसेबिलिटीज। इसका मतलब ये है कि हम उनको न्यूरो एटिपिकल नहीं कहें। अगर वो न्यूरोटिपिकल नहीं है, न्यूरोटिपिकल टर्म को बहुत पसंद नहीं करते, यानी वो ये कहते हैं कि हर इंडिविजुअल में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होते हैं ना, तो हम उनको ये नहीं कह सकते कि ये न्यूरोटिपिकल है और ये न्यूरोटिपिकल नहीं है। तो उसके लिए उन्होंने फिर एक टर्म अब निकाली है जिसको हम न्यूरो डाइवर्जेंट कहते हैं, कि आपके अंदर जितने भी डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस इन योर एबिलिटीज, उसको आप एडवोकेट करें और उसको आप सेलिब्रेट करें, और उस चीज को आप दूसरे और उसको एक्सेप्ट करें सबसे पहले। तो उस चीज को आप ये नहीं समझे कि ये बिल्कुल एक नॉर्मल बंदा है और ये डिफरेंट है। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए, या उस चीज को जरा थोड़ा डिल्यूट करने के लिए, ये टर्म यूज हो रही है अब न्यूरो डाइवर्जेंट जिसे हम कहते हैं, जिसमें ऑटिज्म के बच्चे आते हैं, जिसमें डिसलेक्सिक बच्चे आते हैं, जिसमें वो होते हैं कि उनकी अपनी एबिलिटीज हैं, हम उन एबिलिटीज को ज्यादा आइडेंटिफाई करके और उनको ज्यादा हेल्प करें, बजाय इसके कि हम उन्हें कहें कि ये मतलब डिफरेंट। ये कॉन्सेप्ट है न्यूरो डाइवर्जेंस का। राइट, तो हम अपना जो टॉपिक का मेन क्वेश्चन है, मेन मुद्दे पे आते हैं कि जो ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स क्या हैं, व्हाट आर दीज न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, इसके बारे में हमें बताइए व्यूअर्स को, कि उनको पता चल सके कि हम कहते किसको हैं। जी 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 जी, मैं आपको बताती हूँ। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स इज एक्चुअली रिलेटेड टू ऑल द डिसऑर्डर्स जो रिलेटेड हैं आपके ब्रेन के साथ। और ब्रेन क्योंकि आपका सारी आपके इमोशंस को, आपकी मोटर एबिलिटीज को और आपके सारी चीजों को क्योंकि कंट्रोल करता है, तो वो सब डिसऑर्डर्स जो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को इफेक्ट कर रहे हैं आपकी डेवलपमेंटल डोमेन्स पे, इंक्लूडिंग योर बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी, तो उसको हम कह देते हैं कि ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं। और हमें पता है कि हमारी डेवलपमेंट की डोमेन्स हैं जिसमें कॉग्निशन है, सोशल इमोशनल है, सेल्फ केयर है, लैंग्वेज, ये सब चीजें हैं। तो उस चीजों को अगर कोई भी चीज, कोई भी पैथोलॉजी डिस्टर्ब कर रही है अगर, और तो उसको हम कहेंगे कि ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो बिहेवियर एंड फंक्शनिंग को इम्पैक्ट कर रहा है। जिसे हम राइट, कह सकते हैं कि विद कॉन्सिक्वेंसेस कंक्लूडिंग या लीडिंग टू एटिपिकल बिहेवियर्स और एटिपिकल डेवलपमेंट। हम्म, ठीक हो अच्छा गया। ये बताइए बताइए कि क्या ये एक ही तरह का होता है कि या इसकी टाइप्स भी होती हैं? अगर हम कहें कि इसकी टाइप्स होती हैं तो क्या टाइप्स होती हैं इसकी, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की किस किस टाइप पर? राइट, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जो है ना एक वास्ट अम्ब्रेला टर्म है, ठीक है, उसके अंदर सारे ही डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं।
जिसमें कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है, फिर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज हैं, फिर उसके अलावा सेरेब्रल पॉल्सी है, और समहाउ डाउन सिंड्रोम को भी आप कह सकते हैं, ऑल्दो वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। फिर कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स जितने हैं और मोटर डिसऑर्डर्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के अंडर आ जाते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ों की तो हमें अपीयरेंस से, जिस तरह डाउन सिंड्रोम है, उसकी अपीयरेंस से हमें पता चल जाता है काफ़ी हद तक। लेकिन ये जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं, इनके क्या सिम्पटम्स या साइन क्या ऐसे हैं जो कि पता चल सकते हैं? हाँ जी, वो साइंस बहुत जरूरी हैं। वो ये इम्पोर्टेंट है सबसे पहले तो हमें ये जानना बहुत जरूरी होता है कि हाउ इट स्टार्टेड। सो डेफिनेटली इट स्टार्ट्स बिफोर अ चाइल्ड कम्स इनटू बीइंग। पैदा होने से पहले ये चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। तो फर्स्ट नंबर वन, जेनेटिक्स प्ले अ पार्ट। ठीक है, अगर कॉन्सैंगुइनस मैरिजेस हैं और होती जा रही हैं, तो फिर वो पहला पहला तो वो थिंग हो गई ना कि वो जेनेटिक्स से एंटर हो गया उसमें। दूसरी चीज, मदर में जो आ रही है वो इन्फेक्शन हो सकते हैं, कि मदर को कोई वायरल इन्फेक्शन हो रहे हैं, टॉर्च इन्फेक्शन हो रहे हैं, या हाई ब्लड प्रेशर है, या कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, ये यूटीआईज हैं, जो उस ड्यूरिंग पीरियड में जब वो कंसीव किया उसने और फर्स्ट मंथ्स थे, पहला ट्राइमेस्टर था, फर्स्ट 3 मंथ्स थे, और 4 to 9 वीक्स है, जो बहुत क्रिटिकल पीरियड होता है, जबकि मदर को खुद भी नहीं पता होता कि शी इज प्रेग्नेंट। समटाइम्स शी नोज, समटाइम्स शी डोंट नो। तो उस क्रिटिकल पीरियड में अगर कोई भी चीज उसको हो जाए, जैसे इन्फेक्शन या कोई और, तो फिर ये होगा कि जाहिर है उसकी बच्चे की डेवलपमेंट और ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होगी। अगर जैसे ब्लड प्रेशर है या कुछ और है या वायरल इन्फेक्शंस हैं, तो फिर क्या है, वहीं से स्टार्ट हो गया। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द एंटीनेटल पीरियड के भाई मदर को ये सारी चीजें, अगर उसको कुछ प्रॉब्लम फील हो रही है, जैसे बच्चे की हरकत कम महसूस हो रही है, एमनियोटिक फ्लूइड कम है, जो भी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस टाइमली बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बर्थ टाइमली नहीं हो रही है, लेट हो रहा है, अगर कई दफा बच्चा मेकोनियम एस्पिरेशन हो जाता है उसे स्ट्रेसर की वजह से, और कई दफा फिर बच्चा जब रोता नहीं है, जिसे हम कहते हैं डिलेड क्राई हो जाता है, इन सारी रीजंस की वजह से, डिलेड ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से समहाउ, तो फिर क्या होता है कि फिर भी वो सब चीजें उसको लीड ऑन करती हैं टुवर्ड्स न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। और समटाइम्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कॉज, और समटाइम्स आप नहीं भी आइडेंटिफाई कर सकते। डेफिनेटली वो हर हर कॉज में डेफिनेटली आपको नहीं पता चलता कि, लेकिन एट रिस्क आपको थिंग्स समझ आ जाती हैं कि भाई ये मदर है, इसमें ये प्रॉब्लम हुई है, तो ये कोई प्रॉब्लम इस बच्चे में हो सकती है, जो हम उसे प्रिवेंट कर सकें, या अगर हम उसको टाइमली डायग्नोज कर लें और रेफर कर दें। और उसके बाद फिर जो है उसमें जो डिलीवरी के टाइम पे अगर कोई एस्फिक्सिया, बर्थ एस्फिक्सिया हो गया है, और दूसरा आपने कहा डाउन सिंड्रोम, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई फिजिकल फीचर्स हैं। सेरेब्रल पॉल्सी को हम इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जैसे कोई रोया नहीं है, साइनोज था, शुरू के जो न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस हैं वो परसिस्टेंट रह रहे हैं, और फिट्स हो रहे हैं, झटके लग रहे हैं, वो भी साइन है। एक्सेसिव क्राइंग है बच्चे में, बच्चा गैर जरूरी तौर पे रोता ही जा रहा है, वो भी ब्रेन इंसल्ट का साइन है। और इस तरह से जो भी चीजें, और फिर उसके बाद न्यूनेटल पीरियड जब आता है, तो उसमें बच्चा कोई नर्सरी में दाखिल हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, जॉन्डिस एक रीजन है। और फिर उसके बाद उसमें जब कोई और रीजन होता है, फिट्स हैं, जॉन्डिस है, इन्फेक्शंस हैं, मेनिंजाइटिस है, गर्दन तोड़ बुखार है, तो वो सारी चीजें आर लीडिंग टू द न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। डेफिनेटली फिर उसको इन द लॉन्गर रन चीजें उसकी मतलब हो सकता है कि माइलस्टोन्स डिलेड हो जाएं, उसको फिट्स हो जाएं, या वो सब चीजें हो जाएं। सो नंबर वन, साइन एंड सिम्टम तो आपने बर्थ के बाद देख लिया। और नंबर टू, जब आप बच्चे में डेवलपमेंट उतनी नॉर्मल नहीं हो रही जितनी नॉर्मल बच्चों में होती है, हर तरह की डेवलपमेंट, जैसे हमने कहा कि बच्चे की डेवलपमेंट में कॉग्निशन भी है, लैंग्वेज भी है, और सोशल इमोशनल भी है, और सारी चीजें हैं, मोटर भी है।
तो अगर वो अपने माइलस्टोन्स टाइम पे टाइमली एक्वायर नहीं कर पा रहा, तो डेफिनेटली वो उसके अंदर डिले आ रहा है। तो फिर भी हमें सोचना चाहिए कि हम उस बच्चे को टाइमली देखें कि भाई अगर गर्दन ठीक से नहीं संभाल रहा, बैठ नहीं रहा, चल नहीं रहा, उसको फिट्स हो रहे हैं, सोशल इमोशनल उसका उस तरह से नहीं डेवलप हो रहा जितना एक नॉर्मल बच्चा जैसे 3-4 महीने में स्माइल कर देता है, ये नहीं कर रहा, कोई और उसको मसले हो रहे हैं, वो आइसोलेटेड है, उसके अंदर कोई स्टीरियोटाइप्स है, कुछ और है। तो ये सारी चीजें, सिंड्रोमिक कितने बच्चे हमारे पास आते हैं, इट्स नॉट ओनली डाउन सिंड्रोम, 1000 सिंड्रोम्स हैं जो हम हर रोज आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, बिकॉज ऑफ कंसैंग्युनिटी इतनी ज्यादा है। तो पेरेंट्स कई दफा जल्दी ले आते हैं, कई दफा लेट लाते हैं। तो जब लेट लाते हैं तो फिर जाहिर है चीजें हमें भी थोड़ा और मुश्किल हो जाती हैं। तो ये सब आप कह सकते हैं कि सब साइन एंड सिम्प्लीफाई करने के, कि अगर एक बच्चा जो नॉर्मल डेवलप हो रहा है उससे उसकी अगर हर चीज डिलेड होती जा रही है अपने न्यूरो नॉर्मल एक काउंटर पार्ट से, तो फिर वो उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। राइट। अच्छा, आपने जिक्र किया तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि ज़्यादातर जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं वो बाय बर्थ होते हैं। अगर हम कहना चाहें, जिस तरह आपने कहा कि बाद में भी हो सकता है गर्दन तोड़ बुखार से या इस तरह किसी और वजह से, वो भी आप बयान कर सकती हैं। तो आप क्या हमें ये बता सकती हैं कि नॉर्मली कितने, अगर हम परसेंटेज में बात करें तो कितने परसेंट आपका एक्सपीरियंस है कि बाय बर्थ ही होते हैं ज़्यादातर, और लेटर स्टेज पे इतने परसेंट तक हो सकते हैं शायद? अच्छा, वो इसमें ना वेरिएबल है, जैसे सेरेब्रल पॉल्सी है तो उसको कहते हैं कि 3%, ओवरऑल तो डिसेबिलिटी को कहते हैं 10 to 15% अब हो चुकी है ओवरऑल पॉपुलेशन में। लेकिन अगर हम एक डाटा निकालें तो तकरीबन 3 to 5% सेरेब्रल पॉल्सी के बच्चे हैं। तो सेरेब्रल पॉल्सी वो है जिसमें बच्चा बाय बर्थ रोया नहीं था और उसने अपनी चीजें एक्वायर नहीं की, और वो सेरेब्रल पॉल्सी वाला बच्चा बन गया जिसमें बच्चा चला नहीं है और उसको मुश्किल है, मगर उसकी बाकी चीजें सोशल इमोशनल में उसको मसला नहीं है, मोटर में डिले है जी, और मोटर का पार्ट ज्यादा मुतासिर हो रहा है बाकी चीजों से। या कोई और एक्वायर्ड इन्फेक्शंस है, जो एक्वायर्ड इन्फेक्शंस है उनका परसेंटेज मुझे एग्जैक्टली तो अंदाजा नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वो भी कोई इतने परसेंट होगा, 2 to 3% जो एक्वायर्ड इन्फेक्शंस है, जिसे हम मेनिंजाइटिस वगैरह कह रहे हैं, जो बाद में बच्चा एक्वायर कर रहा है इन्फेक्शन। और ऑटिज्म का आपको पता है 1 in, मेरा ख्याल है अब 1 in तो 34 हो चुका है, हाँ, 1 in 35 36 हो या चुका है, जो डाटा ऐसे ही कुछ। सीडीसी का स्टैटिस्टिक चल रहा है। तो ऑटिज्म एक बहुत बड़ा एपिडेमिक की तरह फैला हुआ है। तो उस वो भी मतलब उतना ही है। इसी तरह स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर्स हैं। तो डेफिनेटली वो सब के सब जो है वो मतलब हर एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जो है, मतलब उसको आप कह नहीं सकते कि ये कम है ये ज्यादा है। मतलब हम अपने चिल्ड्रन हॉस्पिटल में तो डेली इस तरह के कई बच्चे देखते हैं, और उसमें ये डिपेंड करता है फॉर द एक्सेप्ट फॉर दिस एएसडी, अगर हम इसको अलहदा कर लें तो फिर सारा जो ब्रेन इंसल्ट है वो किसी भी पार्ट को मुतासिर कर सकती है, किसी को कम किसी को ज्यादा। इवन समटाइम डिस्लेक्सिक बच्चों में आपको लगता है कि कोई रीजन एस्फिक्सिया का तो नहीं हुआ था, जो कि उस वक्त नहीं डायग्नोज हुआ था, जिसे हम कहते हैं सॉफ्ट न्यूरोलॉजिकल साइन या मिनिमल ब्रेन डैमेज पहले कहते थे। सो ये बड़े वो है आपस में इंटीग्रेटेड सी थिंग्स है, एक्सेप्ट हम्म फॉर ऑटिज्म, कि ऑटिज्म एक सिर्फ सोशल इमोशनल इम्पेयरमेंट है विद स्टीरियोटाइपिक बिहेवियर्स। बाकी चीजों को आप कह सकते हो कि ब्रेन इंसल्ट सम किसी लेवल पे हो जाए तो उनको ब्रेन के किसी पार्ट को भी इफेक्ट कर सकती हैं। राइट। लेकिन ये इन सारी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं, इनको डायग्नोज करने के लिए एक्सपर्टीज काफ़ी रिक्वायर्ड हैं कि क्योंकि कोमॉर्बिड कंडीशंस की वजह से काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी भी हो सकती है, और तो लोगों को प्रॉपरली जो हमारे प्रोफेशनल हैं उनको भी अपनी एक्सपर्टीज को और ज़्यादा मजबूत बनाने की या उसको स्ट्रेंथन करने की काफ़ी ज़रूरत रहती है इस वक्त के साथ साथ। डेफिनेटली आई एग्री विद यू, क्योंकि अब जो लेटेस्ट जो गाइडलाइंस है वो ये कह रही है कि जो जो आपके बच्चे में सिम्टम आ रहे हैं उसको लिख दें, आप एक में परटेन नहीं करें।
जैसे अगर ऑटिज्म के साथ उसको ADHD है, ऑटिज्म के साथ अगर उसको डिसलेक्सिया है, हमारे पास बहुत से बच्चे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ बिहेवियर के इश्यूज आते हैं। पहले हम ये करते थे, हम कहते थे जी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है एंड चैलेंजिंग बिहेवियर्स है, मगर अब वो कहते हैं कि अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ ADHD के फीचर हैं या ऑटिज्म के फीचर्स हैं, तो आप उसको लिखें कि ये बीमारी उसके साथ मौजूद है। सो अब आप ये नहीं कह सकते कि ये एक खाना है जिसमें एक बीमारी को हमने फिट इन कर दिया। एक कोर हमें समझ आ सेरेब्रो पॉलिसी का है, लेकिन अगर उस सेरेब्रो पॉलिसी के बच्चे को बीच में कोई ADHD के फीचर्स आ रहे हैं या कोई और प्रॉब्लम्स हो रहे हैं या उसमें ऑटिस्टिक फीचर्स आ रहे हैं, तो आई शुड राइट ऑन माई पीस ऑफ पेपर कि मुझे 1 2 3 ये बीमारियां इस बच्चे में नजर आ रही हैं, क्योंकि उसका राइट टू एक्वायर एक्सेस टू द मेडिकल केयर वो उसका राइट है। अगर मैं खाली सेरेब्रल पॉलिसी लिख के उसको फारिग कर दूं और शायद कोई और बंदा उसको समझ नहीं आए कि उसको बाकी चीजों, उसको कोई ABA थेरेपी की जरूरत हो सकती है, उसको सेंसरी थेरेपी की जरूरत हो सकती है, जो जो उसके अंदर इश्यूज है आई शुड राइट डाउन कि भाई ये बच्चे में प्रॉब्लम सब है और इन सब चीजों के ऊपर इसको काम करने की जरूरत है। अच्छा, हमने कॉजेज पे बात की, सिम्टम्स पे बात की हमने, तो हम नेक्स्ट स्टेप इसको लेके चलते हैं कि जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की डायग्नोसिस है वो कौन करता है, कैसे होती है, राइट। और जो पेरेंट्स हैं वो ऐसे सिम्टम्स या उनको किसी चीज़ पे शक हो तो उनको किस प्रोफेशन के पास जाना चाहिए, राइट प्रोफेशनल है कौन सा? ठीक है, राइट। अच्छा, अब जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स है ना, ये और जैसे आप कह रहे हैं डेवलपमेंटल एंड बिहेवियरल पीडियाट्रिक्स, ये भी एक न्यूअर ब्रांच है। पहले सारा कुछ न्यूरोलॉजिस्ट डील करता था, फिर उसके बाद समझ आई कि नहीं, न्यूरोलॉजिस्ट इज नॉट इनफ टू डील विद दीज काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स, और कहीं कहीं मुल्कों में चाइल्ड साइकेट्री मौजूद है। सो चाइल्ड साइकेट्रिस्ट and developmental and behavioral pediatricians and neurologist, child neurologist, I will say, अगर if they have an experience to deal with these kids। अब वो कह रहे हैं, अब लेटेस्ट वो कहते हैं कि जिस बंदे का जितना ज्यादा एक्सपीरियंस है, इज एक्सपर्ट इन दैट फील्ड, तो ही वो उस चीज को मैनेज कर सकता है। अगर मैं दिन में 50 बच्चा ADHD का देख रही हूँ और अगर मैं 50 बच्चा ऑटिज्म का देख रही हूँ, और जो कोई भी ऐसे कर रहा है, वो साइकोलॉजिस्ट है या जो भी है, वो सब लोग जो हैं वो एक्सपर्ट ही हैं इस चीज के। तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमें ये देखना है कि हम एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ चले। लाइक हम सब प्रोफेशनल्स इकट्ठे मिलके सब लोगों के साथ काम करें, ताकि फिर बच्चे की कोई चीज मिस ना हो। जैसे अगर कोई स्पीच थेरेपिस्ट अलोन बैठा हुआ है, तो आई वुड से रादर के ये फेयर नहीं है। अगर वो ऑटिज्म का बच्चा उसके पास आ रहा है, तो इट इज फेयर कि वो एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की हेल्प ले, वो एक डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन की हेल्प ले। कि समटाइम्स बहुत दफा ये भी होता है कि हमने क्योंकि मेडिसिन इतना पढ़ा होता है, सिंड्रोम्स इतने देखे होते हैं, चीजें, तो कई दफा चीजें मिस आउट हो रही होती हैं। तो इट्स बेस्ट अगर आपके पास पॉसिबल है और आपकी जगह पे कोई लोग मौजूद हैं, तो फिर आप उनके साथ हेल्प लें, जैसे कि डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन और चाइल्ड साइकेट्रिस्ट और चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट विद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट विद जो हमारे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, स्पीच थेरेपिस्ट हैं एंड स्पेशल नीड्स एजुकेशनिस्ट। तो इन सब जब ये सब मिलके काम करते हैं, तो वहां पे हमेशा अच्छे रिजल्ट्स नजर आते हैं। तो मेरा राइट। ख्याल है कि सारों को एक कॉम्प्रिहेंसिवली जो है वो करना चाहिए। अच्छा, जो आप पहला क्वेश्चन डायग्नोसिस का कर रहे थे, राइट। डायग्नोसिस जो है ना, वो बहुत डायग्नोसिस जो हम करते हैं वो बेसिकली बच्चे के जाहिर है सारे एंटीनेटल उसकी एग्जामिनेशन वो सब के बाद करते हैं। और डायग्नोसिस के लिए हमारे पास जो क्राइटेरिया है वो DSM-5 का क्राइटेरिया है। वो साइकोलॉजिस्ट भी यूज करते हैं, वो डेवलपमेंटल वाले भी यूज करते हैं, वो चाइल्ड साइकेट्रिस्ट भी यूज करते हैं, इवन साइकेट्रिस्ट यूज करते हैं। तो DSM-5 का क्राइटेरिया वो एक है जिसके थ्रू हमने चीजें सीखी हैं और उसकी बेसिस पे टेस्ट बने हुए हैं, जो कि जो लोग एक्सपर्ट हैं वो टेस्ट करते हैं और उसको बाद उसका वो निकालते हैं, निचोड़ कंक्लूजन निकालते हैं कि भाई ये डेवलपमेंटल असेसमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। ये डेवलपमेंटल असेसमेंट से हमें पता चलता है ये डिलेड कितना है, और प्लस उसके साथ जो हमें एडिशनल हर बच्चे को देख के उसके अकॉर्डिंगली कोई टेस्ट करना पड़ता है।
तो उससे पता चलता है माइल्ड मॉडरेट सेवेरिटी कितनी है इस चीज की। और फिर सेंसरी थेरेपिस्ट भी पूरा टेस्ट अप्लाई करता है, जिससे उसको ये पता चलता है कि इसका हाइपो सेंसिटिव है या हाइपर सेंसिटिव है या क्या है। वो सारी चीजें सेम गोज विद स्पीच पैथोलॉजिस्ट। तो हर बंदा अपने अपने फील्ड में जो जो उसकी डोमेन है उस बच्चे के ऊपर वो सब चीजें करता है, और फिर पता चलता है कि एक्चुअली में बच्चे का लेवल ये है और हमें इस तरह से लेके चलना है। तो मैं तो एडवाइस पेरेंट्स को यही करूंगी कि कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट बहुत जरूरी है, इन अ वे कि जब तक असेसमेंट नहीं होती तब तक बड़ा मुश्किल होता है कि आप बच्चे को कैसे लेके चलो। यानी कि अगर मैं एक बच्चे को सिर्फ सिम्टम्स के ऊपर कर रही हूँ कि ये बच्चा चल नहीं रहा और बैठ नहीं रहा, तो मुझे इसके साथ कैसे काम करना है। मगर जब मुझे ये पता चलेगा कि इसकी डेवलपमेंटल एज क्या 6 महीने है या 8 महीने है या 10 महीने है, और मुझे इसके आगे काम करना है, तो फिर मुझे मेरे लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा उस टूल को यूज करके मैं करूंगी तो। राइट। मेरा ख्याल है कि जो पेरेंट्स हैं और जो प्रोफेशनल्स हैं, दोनों साइड पे इस पेरेंट्स को अवेयरनेस की ज़रूरत है कि ये एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ उनको चलना पड़ेगा कि मुख्तलिफ कंसल्ट जी। करने पड़ेंगे प्रोफेशनल को अगर वो एक जगह पे अवेलेबल नहीं है। और ऑन प्रोफेशनल साइड भी हमें ये कोशिश करनी पड़ेगी कि हम एक ऐसे सेटअप्स बना सकें जिनमें एक टीम मौजूद हो जो कि यस, जहाँ हाँ, से यस यस, वेरी राइट, हाँ, आई एग्री विद यू कि टीम के बगैर काम करना बड़ा मुश्किल है। टीम के बगैर जो है, मुझे लगता है कि पर्सनली मुझे फील होता है कि आप में, आपके पेशेंट में, बच्चे में उतनी इम्प्रूवमेंट नहीं आती है, क्योंकि फिर उसकी चीजें मिस आउट हो रही होती हैं। जैसे अगर एग्जैक्टली। आप खाली एक उस पे फोकस करोगे तो शायद, अभी मैं पेरेंट्स को खुद भी बहुत समझाती हूँ। वो कई दफा पेरेंट्स कहते हैं कि हमें खाली स्पीच थेरेपी करानी है, तो मैं उनको हम्म। समझाती हूँ कि खाली स्पीच थेरेपी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी कॉग्निशन भी है जो मिस आउट हो जाएगी, इसके अंदर सेंसरी सिम्टम्स भी हैं जो मिस आउट हो जाएंगे अगर हम उसको हेल्प नहीं करेंगे। तो हमें सारी डेवलपमेंटल डोमेन्स में जहां जहां उसको प्रॉब्लम हो रहा है वो हमें लेके चलना चाहिए। राइट। थैंक यू जी, प्लस आपने फिर बहुत मेडिसिन और सारी जो मेडिसिन की जरूरत है, यस, इम्पोर्टेंट हम्म। चीज के जो मेडिसिन की जरूरत है, जो सिर्फ एक जाहिर डॉक्टर कर सकता है, वो भी जरूरी है कि उसको फिट्स की दवाई चाहिए, उसको बिहेवियर्स की दवाई चाहिए, उसको चाहिए या नहीं चाहिए वो हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से हेल्प लेते हैं। वी है वी आस्क फ्रॉम आवर साइकोलॉजिस्ट कि भाई अब बताओ कि हमें इतने इतने सिम्टम्स पे क्या खाली आप थेरेपी कर लोगे तो ठीक हो जाएगा या हमें दवाई देनी चाहिए। फिर वो हमें गाइड करती हैं कि नहीं नहीं, हम थेरेपी करके देखते हैं, फिर हम, यानी इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ टीम एंड कोलैबोरेटिव वर्क, अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, हम्म। कि अच्छा आउटकम आ जाए उस बच्चे में। ओके जी, हम अब इंटरव्यू तो हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो गया, या पहला पार्ट जो है ऑलमोस्ट खत्म हो गया। मैं यहाँ पे एक पेरेंट्स का क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगा जो उन्होंने पूछा था, वो मैं एज इट इज पुट कर देता हूँ कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। इसको आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? ऑलराइट। अच्छा, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, मैंने कहा कि पहले हम इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज, पहला तो हम अवेयरनेस रेज करें, दूसरा हम उसको अर्ली अर्ली आइडेंटिफाई करें, तीसरा हम अर्ली रेफर करें, और फिर चौथा जो है वो ट्रीटमेंट प्लान है कि आप कोशिश करें कि एक कॉम्प्रिहेंसिव जगह पे जहाँ पे सारे लोग बैठे हो मिलके, मेरा ख्याल है वो बेहतर चॉइस है आपकी कि आप उस जगह पे जाकर उसको दिखाएं। और जो कॉन्सिक्वेंसेस डिपेंड करते हैं वो माइल्ड, मॉडरेट और स्वेयर पे डिपेंड करते हैं। देखें, अगर कोई भी स्वेरिटी में होगा, चाहे वो सीपी का बच्चा हो या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का बच्चा हो या वो बच्चा ऑटिज्म का हो, तो डेफिनेटली उसकी प्रोग्नोसिस थोड़ी गार्डेड होगी। तो एक प्रोफेशनल, अच्छे प्रोफेशनल को तो यही चाहिए कि वो उसको पहले से गाइड कर दे, कि बहुत ज्यादा विजिट्स और पेरेंट्स का बहुत ज्यादा जो है वो जरा, और उसको उसके मुताबिक हेल्प करे, उसको जो जो भी चीजें रिक्वायर्ड हैं वो उसके मुताबिक हेल्प करे। वो उसको ये नहीं कहे कि बार बार तुम थेरेपीज में आओ, वो उसको उसके अकॉर्डिंगली हेल्प करे कि उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ उसकी कैसे बेहतर हो सकती है। और जहाँ पे मॉडरेट और माइल्ड बच्चे हैं वहां पे डेफिनेटली इट हेल्प्स कि आप उनको उसको हेल्प करें towards making them a better and productive person in society,
बजाय इसके कि आप उसको ये करें कि भाई अब मेरा बच्चा चल नहीं रहा तो मैंने उसको चलाना है। इट इज ठीक है, फाइन, मगर एक सर्टेन लेवल पे, एक सर्टेन पॉइंट पर आपको ये भी सोचना है कि मैंने उसको अब आगे लेके चलना है। तो व्हाट हेल्प आई कैन गिव टू द चाइल्ड एज ए पेरेंट, के भाई चलो अगर वो खुद नहीं चल सकता तो व्हील चेयर की हेल्प हो जाएगी, वॉकर की हेल्प हो जाएगी। और अगर उसको स्कूल में, हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा डायलेमा है कि स्कूल्स, नॉर्मल स्कूल्स बच्चों को नहीं लेते हैं, और उस पे डेफिनेटली वो एक डिफरेंट डिबेट है। मगर स्पेशल स्कूल्स जो अवेलेबल हैं, वो भी कई दफा पेरेंट्स कहते हैं कि हमने नहीं कराना, वहां पे तो बच्चे थोड़े इस तरह के थे। तो मैं मतलब उस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, तो फिर आप उस तरह से करें कि जितना हम बच्चे की मैक्सिमम कैपेसिटी और पोटेंशियल तक लेके चलें, और उसके बाद फिर हम उन्हें किसी प्री वोकेशनल या वोकेशनल के लिए गाइड करें। स्पेशली मैं माइल्ड की बात कर रही हूँ, और उनको, ताकि फिर वो वक्त पे वो चीजें सीखें। क्योंकि अब मुझे लगता है अब हमारी सोसाइटी में इस वक्त जो बच्चे हैं वो अडल्ट्स भी हो चुके हैं, और एडोलसेंट्स भी हैं और अडल्ट्स भी हैं। तो फिर उनको हम एक प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ सोसाइटी बना सकें, तो वो भी जरूरी है। राइट। आई होप आपको कोई इसका आंसर मिल गया है जो मैं आपने पूछा। जी, आई होप वो रिप्लाई कर देंगे, या मजीद कोई क्वेश्चन हुआ तो हम ऐड ऑन कर लेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हम अपना पहला सेशन जो है यहाँ पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट सेशन हम यहीं से दोबारा शुरू करेंगे, और जो हमारे और जो क्वेश्चंस हैं वो हम उसमें ऐड करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस टाइम एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आई होप के आपके जो क्वेश्चंस थे वो आंसर हो गए हैं सही से, और पेरेंट्स को भी इससे हेल्प हो जाए, आई होप। और जो कुछ रह गई हो क्वेरीज, और कुछ चीजें अगर उन्हें लगा हो कि मैंने मतलब उनको एक्सप्लेन नहीं हुई सही, तो वी कैन टॉक नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और इसी के साथ हम आप सबसे भी इजाज़त चाहेंगे। नेक्स्ट सेशन में इसके सेकंड फेज़ के साथ या पार्ट 2 के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको जो आइंदा आने वाली वीडियोज़ हैं, वो टाइमली आपको मिल सकें और हमें भी मोटिवेशन मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच जी, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।